हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हियरिंग पास्ट में। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की है, जहां एक ऐसी घटना सामने आई जिसने न केवल स्थानीय लोगों को हिलाकर रख दिया, बल्कि रिश्तों की पवित्रता पर भी सवाल उठा दिए। ये कहानी अवैध संबंधों, धोखे, लालच और एक ऐसी साजिश की है जो एक निर्दोष इंसान की जिंदगी का अंत बन गई। ये घटना साल 2025 की है, जब गाजियाबाद के थाना साहिबाबाद क्षेत्र में एक सनसनीखेज हत्याकांड ने पुलिस को भी सकते में डाल दिया। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। 8 जनवरी 2025 की सुबह शिवम विहार कॉलोनी के एक निवासी रमेश शर्मा ने साहिबाबाद थाने में फोन करके सूचना दी कि उनके पड़ोस में रहने वाले मकान नंबर 42 से पिछले 2 दिनों से अजीब सी दुर्गंध आ रही है। रमेश ने बताया कि इस मकान में रहने वाला परिवार, जिसमें अनिल शर्मा, उनकी पत्नी कविता और उनका 8 साल का बेटा रवि शामिल थे, पिछले कुछ दिनों से दिखाई नहीं दिया। अनिल को आखिरी बार 5 जनवरी की शाम को कॉलोनी के गेट पर देखा गया था, लेकिन उसके बाद से कोई अता पता नहीं था। रमेश की आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। उन्होंने पुलिस को बताया कि मकान का मुख्य दरवाजा बंद है और खिड़कियों से झांकने पर अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन दुर्गंध इतनी तेज थी कि आसपास के लोग परेशान हो रहे थे। सूचना मिलते ही साहिबाबाद थाने के प्रभारी इंस्पेक्टर राजेश चौधरी को मामला गंभीर लगा। उन्होंने तुरंत अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचने का फैसला किया। शिवम विहार कॉलोनी में मकान नंबर 42 के बाहर पुलिस की जीप रुकी। आसपास के लोग धीरे धीरे जमा होने लगे। इंस्पेक्टर राजेश चौधरी ने पहले मकान का बाहरी हिस्सा देखा। दरवाजा बाहर से ताला लगा हुआ था और खिड़कियों के शीशे बंद थे, लेकिन जैसे ही वे मकान के पास पहुंचे, एक तीखी सड़ी गली बदबू ने उनका ध्यान खींचा। ये बदबू इतनी तेज थी कि पुलिस कर्मियों को अपने मुंह पर रूमाल रखना पड़ा। इंस्पेक्टर चौधरी ने अपने अनुभव के आधार पर अंदाजा लगा लिया कि मामला सामान्य नहीं है। उन्होंने तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी और कॉलोनी के कुछ लोगों को गवाह के तौर पर बुलाया। मकान का ताला तोड़ने का फैसला लिया गया। कॉलोनी के ही एक लॉकस्मिथ को बुलाया गया और कुछ ही मिनटों में ताला खुल गया। जैसे ही दरवाजा खोला गया, बदबू और तेज हो गई। पुलिस ने सावधानी से मकान के अंदर कदम रखा। ग्राउंड फ्लोर पर लिविंग रूम और किचन थे, जो पूरी तरह व्यवस्थित दिख रहे थे। टेबल पर कुछ बर्तन पड़े थे, जैसे कोई जल्दी में खाना खाकर गया हो। लेकिन जैसे ही पुलिस ने पहली मंजिल की सीढ़ियां चढ़ी, बदबू असहनीय हो गई। बेडरूम का दरवाजा बंद था। इंस्पेक्टर चौधरी ने अपने एक कांस्टेबल को दरवाजा खोलने का इशारा किया। जैसे ही दरवाजा खुला, सामने का दृश्य देखकर सभी सन्न रह गए। बेड पर एक पुरुष का शव पड़ा था, जो पूरी तरह सड़ चुका था। शव की हालत से साफ था कि मौत को कई दिन बीत चुके थे। शव के गले पर एक गहरा निशान था और पास ही एक रस्सी पड़ी थी, जो खून से सनी हुई थी। इंस्पेक्टर चौधरी ने तुरंत अनुमान लगाया कि यह अनिल शर्मा का शव हो सकता है, लेकिन सवाल यह था कि कविता और उनका बेटा रवि कहाँ थे। पुलिस ने पूरे मकान की तलाशी ली। बाथरूम, अलमारी, यहाँ तक कि छत पर भी देखा गया, लेकिन कविता और रवि का कोई सुराग नहीं मिला। मकान में कुछ सामान बिखरा हुआ था, जैसे कोई जल्दी में सामान समेट कर गया हो। पुलिस ने तुरंत फॉरेंसिक टीम को बुलाया और घटनास्थल को सील कर दिया। फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर शव का मुआयना किया। प्रारंभिक जांच में पता चला कि अनिल की मौत गला घोंटने से हुई थी। गले पर रस्सी के निशान और शरीर पर कुछ चोटें थीं, जो ये संकेत दे रही थीं कि मृत्यु से पहले उसने संघर्ष किया था। शव को पोस्टमार्टम के लिए गाजियाबाद के जिला अस्पताल भेज दिया गया। इंस्पेक्टर चौधरी ने कॉलोनी के लोगों से पूछताछ शुरू की। पड़ोसियों ने बताया कि अनिल शर्मा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और नोएडा की एक कंपनी में काम करता था। वह शांत स्वभाव का था और कभी किसी से झगड़ा नहीं करता था। कविता गृहिणी थी, लेकिन कॉलोनी में उसकी छवि मिलनसार और हंसमुख महिला की थी। उनका बेटा रवि पास के एक स्कूल में पढ़ता था, लेकिन कुछ पड़ोसियों ने पुलिस को एक अहम जानकारी दी। पिछले कुछ महीनों से अनिल और कविता के बीच तनाव की बातें सुनने को मिल रही थी। कॉलोनी की एक महिला, शीला देवी, ने बताया कि कविता अक्सर फोन पर किसी से लंबी बातें करती थी और कई बार वह रात में घर से बाहर निकलकर गली के कोने पर खड़ी होकर बात करती थी। शीला ने यह भी कहा कि अनिल को शायद इस बात का अंदाजा था, क्योंकि एक बार उसने कविता को फोन पर चिल्लाते हुए सुना। पुलिस को अब शक होने लगा कि इस हत्या के पीछे कोई व्यक्तिगत रंजिश हो सकती है। इंस्पेक्टर चौधरी ने अनिल के मोबाइल फोन की जांच की, जो बेडरूम में ही एक टेबल पर पड़ा था। फोन लॉक था, लेकिन साइबर सेल की मदद से उसे खोला गया। फोन में कुछ मैसेज और कॉल डिटेल्स मिले, जो कविता के नंबर पर बार बार किए गए थे, लेकिन कविता का फोन मकान में कहीं नहीं मिला। पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि कविता और रवि कहाँ हैं? क्या वे भी किसी खतरे में हैं, या फिर इस हत्या में उनकी कोई भूमिका है? इंस्पेक्टर चौधरी ने तुरंत कविता के मायके और अनिल के परिवार को सूचित की। अनिल के भाई सुनील शर्मा, जो दिल्ली में रहते थे, गाजियाबाद पहुंचे और शव की पहचान की। सुनील ने बताया कि अनिल ने कुछ दिन पहले फोन पर बताया था कि वह और कविता छोटी छोटी बातों पर झगड़ रहे हैं, लेकिन उसे इतनी बड़ी बात का अंदाजा नहीं था। कविता के मायके वालों ने बताया कि कविता ने पिछले 1 महीने से उनसे कोई संपर्क नहीं किया था। आखिरी बार जब वह अपने मायके गई थी, तब उसने अपने वैवाहिक जीवन के बारे में कोई शिकायत नहीं की थी। पुलिस ने कविता के मोबाइल नंबर को ट्रेस करना शुरू किया। साइबर सेल की मदद से पता चला कि कविता का फोन आखिरी बार 5 जनवरी की रात को साहिबाबाद इलाके में ही एक्टिव था,
लेकिन उसके बाद से वह बंद है। पुलिस ने कॉलोनी के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। मकान नंबर 42 के पास एक दुकान पर लगा सीसीटीवी कैमरा कुछ अहम सुराग दे गया। 5 जनवरी की रात करीब 11 बजे एक महिला और एक बच्चे को मकान से बाहर निकलते देखा गया। महिला ने सिर पर दुपट्टा डाला हुआ था, लेकिन उसकी चाल और बच्चे का कद रवि से मिलता जुलता था। वे दोनों एक ऑन्टो में बैठकर कहीं चले गए। ऑन्टो का नंबर धुंधला था, लेकिन पुलिस ने उसे ट्रेस करने की कोशिश शुरू की। जांच के दौरान पुलिस को अनिल के ऑफिस से एक और जानकारी मिली। अनिल के एक सहकर्मी मोहित गुप्ता ने बताया कि पिछले कुछ महीनों से एक शख्स राहुल वर्मा अनिल के घर पर अक्सर आता था। राहुल कविता का पुराना दोस्त बताया जाता था और अनिल को उसका आना जाना पसंद नहीं था। मोहित ने यह भी कहा कि एक बार अनिल ने ऑफिस में गुस्से में बताया था कि उसे शक है कि कविता का राहुल के साथ कोई चक्कर चल रहा है। पुलिस ने तुरंत राहुल वर्मा की तलाश शुरू की। राहुल गाजियाबाद के ही वैशाली इलाके में रहता था और एक प्राइवेट कंपनी में सेल्स मैनेजर था। जब पुलिस ने राहुल से पूछताछ की तो उसने पहले तो कविता से किसी भी तरह के संबंध से इनकार किया, लेकिन जब पुलिस ने उसे अनिल के फोन से मिले कुछ मैसेज दिखाए जिसमें कविता और राहुल के बीच की बातचीत थी, तो वह घबरा गया। राहुल ने आखिरकार कबूल किया कि वह और कविता पिछले 2 साल से एक दूसरे के संपर्क में थे। दोनों की मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई थी और धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी हो गई। राहुल ने बताया कि कविता अपने वैवाहिक जीवन से खुश नहीं थी। वह अक्सर अनिल की शिकायत करती थी कि वह उसकी भावनाओं को नहीं समझता और ऑफिस के काम में ही व्यस्त रहता है। पुलिस ने राहुल को हिरासत में लिया और उससे कड़ाई से पूछताछ शुरू की। इंस्पेक्टर चौधरी ने राहुल के मोबाइल फोन की जांच की, जिसमें कविता के साथ उसकी कई तस्वीरें और मैसेज मिले। इन मैसेज में कविता ने कई बार अनिल को अपनी जिंदगी में बाधा बताया था। एक मैसेज में कविता ने लिखा था, अगर अनिल बीच में न होता तो हम हमेशा के लिए साथ रह सकते थे। राहुल ने पुलिस को बताया कि कविता ने ही अनिल को रास्ते से हटाने की योजना बनाई थी। उसने राहुल को भरोसा दिलाया कि अगर अनिल नहीं रहेगा तो वे दोनों खुलकर एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। राहुल ने पहले तो इस योजना का विरोध किया, लेकिन कविता के बार बार दबाव और उसके प्यार में अंधा होने की वजह से वह मान गया। राहुल ने पुलिस को पूरी कहानी बताई। 5 जनवरी की रात कविता ने अनिल को ऑफिस से आने के बाद खाने में नींद की गोलियां मिला दी। जब अनिल बेहोश हो गया तो कविता ने राहुल को घर बुलाया। दोनों ने मिलकर रस्सी से अनिल का गला घोंट दिया। हत्या के बाद कविता ने राहुल को मकान छोड़ने को कहा और खुद अपने बेटे रवि को लेकर दिल्ली में अपनी एक सहेली के घर चली गई। पुलिस ने राहुल के बयान के आधार पर कविता की तलाश तेज कर दी। साइबर सेल ने कविता के फोन की आखिरी लोकेशन दिल्ली के रोहिणी इलाके में ट्रेस की। 10 जनवरी की रात पुलिस ने रोहिणी में कविता की सहेली प्रीति के घर पर छापा मारा। वहां कविता और रवि मिले। कविता ने पहले तो खुद को बेकसूर बताया, लेकिन जब पुलिस ने राहुल के बयान और सबूतों का हवाला दिया तो वह टूट गई। कविता ने कबूल किया कि उसका राहुल के साथ 2 साल से अफेयर चल रहा था। वह अनिल से तंग आ चुकी थी और उसे अपनी जिंदगी में एक बोझ मानती थी। उसने सोचा कि अनिल की हत्या करके वह राहुल के साथ नई जिंदगी शुरू कर सकती। कविता ने यह भी बताया कि उसने रवि को यह कहकर दिल्ली ले जाया कि वे छुट्टियां मनाने जा रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुलिस के शक को पक्का कर दिया। अनिल की मौत गला घोंटने से हुई थी और उसके खून में नींद की गोलियों के अंश मिले। फॉरेंसिक जांच में रस्सी पर कविता और राहुल के फिंगरप्रिंट्स मिले। मकान से मिले कुछ कपड़ों पर भी खून के धब्बे थे, जिनका डीएनए टेस्ट अनिल के खून से मेल खा गया। पुलिस ने कविता और राहुल को गिरफ्तार कर लिया। दोनों के खिलाफ हत्या और साजिश रचने का मामला दर्ज किया गया। रवि को उसकी नानी के पास भेज दिया गया क्योंकि वह अभी छोटा था और इस घटना से पूरी तरह अनजान था। जांच के दौरान पुलिस को कविता और राहुल के रिश्ते के कई चौंकाने वाले पहलू पता चले। कविता ने राहुल को यह भरोसा दिलाया था कि अनिल की मृत्यु के बाद वे अनिल की प्रॉपर्टी और बीमा के पैसे से शानदार जिंदगी जी सकते। राहुल, जो पहले से शादीशुदा था, ने अपनी पत्नी को छोड़ने का वादा किया था, लेकिन असल में वह कविता को सिर्फ इस्तेमाल कर रहा था। पड़ोसियों और अनिल के दोस्तों ने बताया कि अनिल एक मेहनती और जिम्मेदार इंसान था। वह अपने परिवार की हर जरूरत पूरी करता था, लेकिन कविता की बढ़ती महत्वाकांक्षाएं और अवैध संबंधों ने उसे रास्ते से हटा दिया। कविता और राहुल को गाजियाबाद की जिला अदालत में पेश किया गया। दोनों ने अपने गुनाह कबूल कर लिए। पुलिस ने सभी सबूत, गवाहों के बयान और फॉरेंसिक रिपोर्ट कोर्ट में जमा किए। केस इतना संगीन था कि सुनवाई तेजी से चली। कुछ महीनों बाद कोर्ट ने कविता और राहुल को हत्या का दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई।